नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? तो ना पहचानिया तो मेरा नाम है जी अनुपम, बाबा अनुपम। और आज मैं बात करने वाला हूँ बजट पीसी बिल्ड, वो भी 1080p गेमिंग के लिए। और शुरू करेंगे 40,000 के बजट से और जाएंगे 80,000 तक। और इस बीच में आपके पास 3-4 ऑप्शन रहेंगे। बजट में जो सा फिट होगा आप उसके साथ चले जाना। साथ ही साथ बहुत टेक्निकल बातें बहुत आसान तरीके से समझेंगे, कौन सा कंपोनेंट आपके लिए सही है और कौन सा नहीं। तो बाबा के प्रवचन में बैठने के लिए पहले तो उठा लो पेन और कॉपी और फटक से आके शांति से बैठ जाओ, फोन को करके साइलेंट। सभी बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और साथ ही साथ वीडियो के बीच में छुपाया हुआ एक सीक्रेट कोड, जिसको भी वो मिले टाइम स्टेप में डालना, क्योंकि ये कोड जो है वो आपके पीसी बिल्ड को एक लेवल ऊपर लेके जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो शुरू करते हैं पीसी बिल्ड का पूरा महाज्ञान बिना किसी देरी के। अगर सबसे पहले बात करें पावर सप्लाई यूनिट के बारे में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे मेजर पार्ट है आपके पूरे पीसी बिल्ड का। लोग अक्सर इसके बारे में सबसे आखिरी में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे कॉमन मिस्टेक्स लोग इसी में करते हैं और उल्टी सीधी सप्लाई लगा लेते हैं। और उल्टी सीधी सप्लाई लगाने से आपका पूरा का पूरा बिल्ड बनाया है आपने पूरा रिस्क पे जाता है, क्योंकि सप्लाई तो पावर इसी ने करना है। और अगर थोड़ी भी फ्लक्चुएशन हुई और अगर इसने काम सही से नहीं किया तो भाई साहब आपका पूरा सिस्टम फूक जाएगा। आप अगर इस बजट में अगर हम बात कर रहे हैं 1080p गेमिंग के लिए, तो मैं समझ के चल रहा हूँ कि एक मिड रेंज तक का हम प्रोसेसर ले रहे हैं और 4060 के ऊपर हम जा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 550 वाट और 650 वाट, इससे ऊपर हम जाने नहीं है। इतने से अपना काम हो जाएगा। और इतने से अगर मैं बोल रहा हूँ काम हो जाएगा तो बात यहीं खत्म नहीं होती है। आपने 550 वाट की सप्लाई ली है, 650 वाट की सप्लाई ली, सबसे मेजर चीज उसमें देखने की है कि कौन से सर्टिफिकेशन की हमारी सप्लाई है। अब 5 तरीके की सर्टिफिकेशन आती है इसमें। एक तो ब्रॉन्ज होती है, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर प्लेटिनम, फिर टाइटेनियम। अब इन पांचों को अलग अलग एफिशिएंसी है। ऊपर स्क्रीन पे मैं आपको चार्ट डाल रहा हूँ, नीचे मैं इसके एक इमेज भी अटैच कर दूंगा साथ में। तो एफिशिएंसी से मतलब ये है कि उसके जितना भी वो लोड डाल रहा है, ठीक है, जितने परसेंटेज ऑफ लोड वहाँ पे पावर सप्लाई पे पड़ रहा है, तो वो कितना एफिशिएंटली अपना पावर सप्लाई करते जा रहा है, कितने परसेंट पे दे रहा है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। आपको दिख रहा होगा चार्ट की हम सिर्फ ब्रॉन्ज पे बात कर रहे हैं, अभी 650 ब्रॉन्ज की बात कर रहे हैं। तो ये बेस ऐसा हो जाता है ना कि आपका सब काम हो जाएगा इसमें। मतलब एक तो आप रिस्क फ्री हो जाओगे थोड़े से, ठीक है, सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है तो इसमें क्या अच्छे कंपोनेंट्स यूज हुए होते हैं, अच्छे कैपेसिटर्स यूज हुए होते हैं, तो सप्लाई बहुत अच्छी रहती है इसमें। मैं रिकमेंड करूंगा 500 वाट की 550 वाट की जो सप्लाई है, ठीक है, 80+ गोल्ड वाली, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। इनमें से कोई भी अगर शुरू के जो मैं 2 बिल्ड बोल रहा हूँ बजट में, जो मैं कॉम्बो बताऊंगा, उसके साथ आप 550 वाट की लगा लेना। लेकिन उसके बाद के जो 3 दे रहा हूं मैं, टोटल मैंने 5 बिल्ड बताए हुए हैं इसमें, आगे के तीनों में हम 650 वाट की सप्लाई यूज करेंगे ताकि चीजें एफिशिएंटली चलती रहे। अब मदरबोर्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है और मदरबोर्ड सिलेक्ट करने से पहले 5 चीज बहुत अच्छे से चेक करना। सबसे पहले VRM की क्वालिटी क्या है। भैया VRM क्या है पहले तो वो बताओ। VRM देखो, जो पावर सप्लाई से जो पावर आती है उसको प्रिसाइज तरीके से हर एक कंपोनेंट तक सही तरीके से पहुंचाना, ठीक है, किस कंपोनेंट को कितना पावर चाहिए उस प्रिसाइज वे में पावर पहुंचाने का काम होता है VRM का। अब VRM की क्वालिटी जितना अच्छा रहेगा उतने स्मूथ आपका बाकी कंपोनेंट्स की रनिंग रहेगी। और क्योंकि अगर तरीके से पावर आपके कंपोनेंट्स तक पहुंचेगी तो कंपोनेंट्स अपना बेस्ट परफॉर्म करके देंगे, इसलिए VRM का क्वालिटीज इतना जरूरी है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो CPU सॉकेट देखने बहुत जरूरी है कि CPU सॉकेट जो एक्चुअली आप CPU यूज कर रहे हो उसका और ये मदरबोर्ड पे जो सॉकेट यूज हुआ है वो मैच होने चाहिए। पता चला आप AM4 की चिप उठा लाए, AM5 का सॉकेट आपके मदरबोर्ड पे है तो फिट कैसे होगा। अगर तीसरी चीज की हम बात कर रहे हैं तो चिपसेट हमने मदरबोर्ड पे जो सिलेक्ट किया है वो चिपसेट कौन सा है। अब बहुत तरीके के चिपसेट आते हैं, जैसे B सीरीज के बोर्ड बोलते हैं, आपने लोकल मार्केट में सुना होगा, H सीरीज का बोर्ड दे दो, B सीरीज का बोर्ड दे दो। तो ये सब क्या चीज है, ये डिपेंड करता है कि आपने जो चिपसेट उठाई है वो किस सेगमेंट में। अब चिपसेट से मतलब ये होता है कि एक रेंज डिवाइड कर दी गई है कि थोड़े से कम स्पेक्स के साथ H
एच सीरीज के बोर्ड आते हैं, ए सीरीज के बोर्ड आते हैं, मिड रेंज में जाते हैं बी सीरीज के बोर्ड, फिर जेड सीरीज, एक्स सीरीज जिसमें भर भर के फीचर दिए होते हैं, ये वो सीरीज होती है। तो मतलब जितना आप पैसा देते जाओगे उतने फीचर्स बढ़ते जाएंगे और उस हिसाब से आपका चिपसेट डिसाइड। अब बी सीरीज के बोर्ड की अगर बात चल ही गई है तो जो अभी हम बिल्ड बनाएंगे सभी में हम बी सीरीज के ही बोर्ड यूज करेंगे, जस्ट बिकॉज ये बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं और जरूरत की सारी चीजें होती हैं इसमें। ओवरक्लॉकिंग के अलावा सब कुछ करवा देगा ये बोर्ड, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पांचवी चीज की अगर हम बात करें, सॉरी पांचवी कहाँ, चौथी चीज की बात यह है कि PCI का स्लॉट कौन सी जनरेशन का है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जैसे हम 4060 यूज करेंगे, ठीक है, तो वो आपका Gen 4 का कार्ड है। तो आपके पास अगर Gen 4 का पूरा पावर यूटिलाइज करना है तो Gen 4 की PCI Express की पावर आपके मदरबोर्ड पे होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, PCI जैसे आप मान लो PCI Express 3 है आपके पास और PCI Express 4 का कार्ड लगा रहे, तो जितना पावर PCI 3 खींच सकता है वो बस उतना खींचेगा, PCI 4 जितनी पावर निकाल के नहीं दे पाएगा। पांचवा पॉइंट है कि आपका फॉर्म फैक्टर क्या है मदरबोर्ड का। अब कई किस्म के आते हैं, जैसे फुल टावर की अगर हम बात करें तो फुल साइज का आता है ATX, फिर उससे कम में आता है MITX। तो अभी हमारा मेजर फोकस है MITX के बोर्ड पे ही, बस इसलिए क्योंकि देखो एक तो छोटे साइज का बोर्ड होता है, थोड़ा बजट फ्रेंडली होता है और आपको सारे काम इसमें हो जाएंगे, जितनी आपको जरूरत है सब इसमें मिलेगा, तो इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और मदरबोर्ड का एक सिंपल सी बात है, आपको FPS रेस करवा के नहीं देगा आपका मदरबोर्ड, जितने आप इसमें पैसे डालते जाओगे उतने आपके फीचर्स बढ़ाते जाएगा। और अगर आप बजट में हो तो पावर जितना भी आप परफॉर्मेंस ना कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, जितना आप परफॉर्मेंस निकाल पाओ, आप ये फैंसी फीचर्स के पीछे ना भागो कि आपको इतनी PCIs मिल रही हैं, पता चला इतनी सारी आपको USBs मिल रही हैं, तो और भी RGB मिल रही है बोर्ड के ऊपर, तो इन सब के पीछे मत भागो। ग्राफिक कार्ड आपको एक लगानी है, मदरबोर्ड पे आप NVMe एक ही लगाओगे, दूसरी बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो जितना आपको जरूरत है उतना लो, इससे ज्यादा का जरूरत नहीं है आपको। तो B450 B550 इनफ है। अब अगर बात कर ले पीसी में यूज होने वाले तीसरे कंपोनेंट की, तो वो है हमारा रैम। अब रैम यार, जो हम 5 बिल्ड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, 5 में से 2 पे हम DDR4 पे बात करने वाले हैं और 3 पे बात करेंगे DDR5 पे। सबसे पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो कि 8 GB वाला जमाना जा चुका है, 16 GB मस्ट है, ये बात दिमाग में बिठा लो जितना अच्छे से हो सके। आप अभी 8 GB में काम तो चला लोगे, आप पीसी पे आपने बना लिया, 8 GB की स्टिक डाल दी, आपका कंप्यूटर चलने लगा, आपका काम हो गया। लेकिन आज नहीं तो कल वो आपको रुलाना चालू कर देगा। जैसे ही आप गेम वगैरह अपने हाथ से खेलने चालू कर दी, आप क्रोम चलाना चालू कर दोगे तो वो वहीं पे रोने लगेगा। 8 GB का रैम आपका क्रोम अकेला ही कंज्यूम कर जाता है, गेम वेम तो छोड़ दो उसके बाद की बात। मुद्दे पे आते हैं, DDR4 पे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, DDR4 के प्लेटफॉर्म पे जो बिल्ड बना रहे हैं अभी भी, वो 3200 मेगाहर्ट्ज की CL16 की रैम लेना और DDR5 वाले 6000 मेगाहर्ट्ज और साथ ही साथ CL30 या तो 32। अब ये दोनों तो Amazon पे मैंने चेक किया था, बहुत ऐसे मुश्किल से मिल रही है, बाकी कुछ साइट जैसे MD कंप्यूटर्स वगैरह पे आपको मिल जाएंगी। और अगर वहां से MD कंप्यूटर से भी आप नहीं ले रहे, Amazon से ही लेना, तो CL36 और 34 आपको मिल रही हैं। अब भैया CL वैल्यूज क्या है? CL वैल्यूज बेसिकली CS लेटेंसीज होती हैं। अब ये जितना लेटेंसी कम होती जाएगी उतना आपका डेटा फास्ट रीड होगा आपके रैम पे, तो जितना फास्ट डेटा रीड होगा तो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा। अब अगर आप DDR4 पे काम कर रहे हो तो देखो 16 GB तो मस्ट है, मैं तो बोलूंगा 8 GB की 2 स्टिक लगा लो। और अगर DDR5 वाले हो तो यार मैं तो यही कंसीडर करूंगा कि आप 16 GB की एक स्टिक ले लो, और अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो 16 GB की 2 स्टिक लगा लो, आपके लिए इनफ है। मतलब आप बहुत लंबे टाइम के लिए फ्री हो जाओगे इस इन्वेस्टमेंट से। अब भैया अगली चीज के बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारी SSD। अब SSD भी मार्केट में 3 टाइप की अवेलेबल होती हैं। एक तो SATA, जो 2.5 इंच वाली हमारी जो हार्ड डिस्क आती है उसी साइज की आती है, SATA जो अपने केबल के थ्रू चलती है, SATA केबल के थ्रू। अब दूसरे में आएगी M.2। अब जिसमें ये 2 नॉचेस दिख रही हैं, ये 2 नॉच वाली जो NVMe जो आती है ये होती है M.2। बेसिकली ये SATA फॉर्म फैक्टर पे ही बनाई हुई होती है, बस ये दिखने में NVMe जैसी होती है, आप PCI में इसको लगा सकते हो। और तीसरी आती है हमारी NVMe में 3rd gen आती है, 4th gen और 5th gen, 3 जनरेशन आपके पास अवेलेबल है NVMe में। अब डिफरेंस क्या है भाई
है इनमें। तो डिफरेंस बस इतना सा है कि जो हमारी SATA फॉर्म फैक्टर वाली है 600 Mbps की रीड राइट स्पीड पे लिमिटेड है। वहीं हम अगर Gen 3 की बात कर ले तो ये 3000 Mbps का स्पीड दे देती है। 4th Gen पे जैसे ही हम शिफ्ट करते हैं 4th Gen चली जाती है हमारी 3000 से सीधा डबल 7500 Mbps पे। और Gen 5 की बात करें जो लेटेस्ट में आई हुई है वो आपको दे देती है 14000 Mbps की स्पीड। परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन अभी मैं अगर रिकमेंड कर रहा हूँ तो Gen 4 की जो NVMe's हैं वो आपको अच्छी मिल जाएंगी। मतलब 5-5.5 में 1 TB का आपको SSD मिल जाएगा। जैसे WD Blue का भी अभी मैंने रेट देखा था 5,500 के आसपास का रेट चल रहा है उसका। तो मिनिमम आप 500 GB तो ले ही लो, बाकी 5,500 में आपको बढ़िया 1 TB का SSD आपको Gen 4 का मिल जाएगा। तो उतना तो आप लेके रख ही लो इसके लिए। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक की, CPU और GPU के कॉम्बिनेशन की। तो अगर अल्ट्रा बजट लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं जहां हम 30-40 हज़ार या 45 हज़ार तक का जहां हमारा बजट है, तो इस रेंज में अगर आप PC बिल्ड कर रहे हो जो आपका CPU है उसमें Ryzen 5 3400G जो कि आपका 6-6.5 हज़ार के आसपास का प्रोसेसर है, और साथ में आप इसके पेयर कर सकते हो RTX 3050 6 GB का वेरिएंट जो आपको अप्रोक्सीमेटली 14 से 16 हज़ार के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा। अमेजोन में नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, उनको आप चेक कर लेना। यही रेट है, मतलब ये 22-23 हज़ार के बीच में कॉम्बो हो जाएगा। और बचे हुए पैसों का मतलब 40 हज़ार के अंदर में आपके सप्लाई और बाकी कंपोनेंट्स भी आ चुके होंगे। तो ये जो कंप्लीट PC बिल्ड हो रहा है हमारा Ryzen 5 3400G और 3050 पे, तो ये आपको आराम से 1080p का गेमिंग तो करवाएगा, साथ ही साथ को वीडियो एडिटिंग भी करवा देगा ये PC बिल्ड। अब हमारे सेकंड कॉम्बो की बात करते हैं, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका बजट है 50 से 65 हज़ार के बीच में। अब आपके पास 3 CPU की चॉइस है, Ryzen 5 5600G या GT वेरिएंट जो भी मिल जाए, इनमें 500-600 रुपए का फर्क है। दूसरा है आपके पास Ryzen 5 5700X, और तीसरा है आपका इंटेल की तरफ से आने वाला i5 12400 है। ये तीनों बहुत तगड़े प्रोसेसर है। 15,000 के अंदर की रेंज में 14,000 के आसपास से आपका 5700X जाएगा। बाकी जो दोनों प्रोसेसर्स हैं वो आपको 11 से 12 हज़ार में बहुत आराम से मिल जाएंगे। साथ में आप इसके पेयर करोगे RTX 3050 8 GB वाला वेरिएंट, तो ये कॉम्बो हो जाएगा लगभग आपका 40 से 42 हज़ार के आसपास का। और इसके ऊपर के आपके सारे कंपोनेंट्स अपन ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये कंप्लीट बिल्ड आपका हो जाएगा 50 से 65 हज़ार के बीच में, डिपेंड्स ऑन योर कंपोनेंट से चूज। अब भैया बात कर लेते हैं हमारे थर्ड और फाइनल कॉम्बो के बारे में। तो यहाँ हम GPU को पहले प्रायोरिटी देंगे जो कि होगा हमारा RTX 4060 8 GB वाला वेरिएंट। और इसके साथ साथ अब अगर आपको गेमिंग ही करनी है, गेमिंग स्पेसिफिक PC बनाना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा Ryzen 5 7600X के साथ जाने की। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत तगड़ा CPU है इस बजट रेंज में जो आपको अच्छी खासी गेमिंग करवा के देगा। और ये जो पेयर बना ना 4060 और 7600X, ये आपको 1080 प्लस छोड़ो 1440p तक की गेमिंग करवा के देगा कुछ गेमों में। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ गेमों में 1440p तक की गेमिंग करवा के देगा ये आपको। और अगर आपको AI डेडिकेटेड काम करना है, या तो आपको काम करना है ऐसा कि 3D रेंडरिंग करनी है, कुछ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और इस बजट पे हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो हमारा i5 12600K प्रोसेसर है, K प्रोसेसर, हाँ F नहीं K, तो ये बहुत तगड़ा काम करेगा आपका इस बजट रेंज में। तो आपकी सारी समस्याएं यहाँ खत्म हो जाएंगी। तो भाई 1080p बजट गेमिंग बिल्ड का ये महाज्ञान तो हुआ खत्म। अब अगर चाहते हो कि तुम्हारा PC अगले 5-6 साल बिना गाली खाए अच्छी परफॉर्मेंस निकालते रहे, तो बाबा अनुपम का ये ज्ञान हमेशा ध्यान में रखना। PC बनाने से पहले 10 बारी दिमाग में ये बातें रिवाइंड कर लेना। और अगर वीडियो में छुपा हुआ सरप्राइज तुम्हें मिल गया है तो टाइम स्टैम्प कमेंट में बताओ, और अगर नहीं मिला है तो पक्का तुमने स्किप कर करके वीडियो देखा है, तो जाके पहले ढंग से देख के आओ। और अगर दूसरी बार देख रहे हो तो कोई बात नहीं, अच्छा वीडियो था, पूरे में तो सरप्राइज भरे हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कुछ क्वेरीज हैं या कुछ और सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ, नहीं तो तुम्हारा PC फिर से बायोस में अटक जाएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।